बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है पावर इन एसी सर्किट्स। ये कोई नया आर्टिकल नहीं है, बल्कि मैंने जो आपको इंडिविजुअल सर्किट्स पढ़ाए जिनमें रेजिस्टिव सर्किट था, कैपेसिटिव सर्किट था, इंडक्टिव सर्किट था, उन सारे लेक्चर्स के एंड पर मैंने पावर डिसिपेशन डिस्कस की थी उन सर्किट्स में। तो स्टूडेंट्स, आज बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये वो तीन आर्टिकल्स जो थे, जो तीनों सर्किट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, उनका खुलासा है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नाउ स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है, जैसे कि मैंने बताया कि पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट्स है। एसी सर्किट्स को फिलहाल साइड पर रखते हैं। पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि पावर डिसिपेशन का क्या मतलब है। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास एक एसी सोर्स हो और उस एसी सोर्स के साथ मैं कोई लोड अटैच कर दूं, जैसे कि ये बल्ब, तो आप देखेंगे ये जो बल्ब है इससे लाइट और हीट रेडिएट होना शुरू हो जाएगी, निकलना शुरू हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सोर्स है ये इस वक्त मुसलसल पावर दे रहा है, इसे हम कहते हैं पावर डिलीवर्ड। लेकिन इसके पावर देने की वजह से वो जो बल्ब है वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। ये जो एनर्जी निकल रही है हम कहते हैं ये एनर्जी खर्च हो रही है, इसे हम कहते हैं एनर्जी डिसिपेशन। डिसिपेट होना, खर्च होना। अगर मैं ये जो एनर्जी डिसिपेट कर रहा है बल्ब, इसको पर यूनिट टाइम देखूं, यानी कि टाइम से डिवाइड कर दूं, तो फिर ये एनर्जी डिसिपेशन नहीं बल्कि पावर डिसिपेशन बन जाती है। तो व्हाट इज पावर डिसिपेशन? पावर डिसिपेशन इज एनर्जी डिसिपेशन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितनी एनर्जी रेडिएट करते हैं वो हमारे पास पावर डिसिपेशन कहलाएगी। और ये जरूरी नहीं कि वो हीट की फॉर्म में ही हो। इमेजिन करें स्टूडेंट्स, अगर यहां पर लोड बल्ब की बजाय एक अलार्म हो, तो जब उसको इस एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो अलार्म जो है वो बजेगा। इस सूरत में अलार्म से कौन सी एनर्जी निकल रही है? ये साउंड एनर्जी है स्टूडेंट्स। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये अब साउंड की फॉर्म में पावर डिसिपेट कर रहा है। एनीवेज, जो भी मेथड हो, पावर डिसिपेशन को हम समझ लेते हैं, इट इज एनर्जी डिसिपेटेड बाय द लोड पर सेकेंड। तो व्हाट इज पावर? एनर्जी dissipated per यूनिट टाइम। ये तो हो गया हमारे पास पावर का डेफिनेशन। नाउ स्टूडेंट्स, पावर का फार्मूला क्या होगा? आपको याद आ रहा होगा चैप्टर नंबर 13 में जहां हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस की थी, लेकिन वो डायरेक्ट करंट थे। ये एसी करंट है चैप्टर 16 में। तो चैप्टर 13 में जब हमने डायरेक्ट करंट डिस्कस किए थे, वहां पर भी ये पावर का आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था। और इस आर्टिकल में हम लोगों ने देखा था कि पावर का फार्मूला किसके बराबर होता है? वी आई, यानी पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तो स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला यहां पर भी होगा। लेकिन इश्यू क्या है? हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में थ्रू आउट अभी तक ये पढ़ा कि जब ऑल्टरनेटिंग सोर्स हो तो जो वोल्टेज है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है ऐसे, बल्कि वोल्टेज एक साइनोसाइडल होती है। यानी कि वोल्टेज की वैल्यू कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी नेगेटिव हो रही है। तो हमारे पास वोल्टेज तो कांस्टेंट नहीं है। इस सूरत में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास एक साइनोसाइडल वोल्टेज हो तो उसकी वैल्यूज तो मुसलसल चेंज होती रहती हैं। तो फिर उसकी कौन सी वैल्यू लें? तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि उसकी आरएमएस वैल्यू लेंगे, यानी कि वीआरएमएस। ये वोल्टेज हम लोगों ने लेनी है जब हम एसी वोल्टेज की बात करेंगे। ये वीआरएमएस क्या है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ये स्टार्ट के लेक्चर्स देखें, 2 लेक्चर्स जो थे जिसमें हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस किया था। नाउ स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से अगर वोल्टेज आपकी साइनोसाइडल होगी तो बिल्कुल उसी तरह से करंट जो है वो भी साइनोसाइडल होगा। तो करंट भी ऐसा करंट होगा जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, बल्कि बढ़ रही होगी, कम हो रही होगी, नेगेटिव हो रही होगी। इस सूरत में स्टूडेंट्स, यहां पर भी इसका यही सॉल्यूशन है कि करंट की भी कौन सी वैल्यू लें? आरएमएस वैल्यू लें। तो इसका मतलब आज भी पावर का फॉर्मूला तो वही होगा जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा, लेकिन आज छोटा सा चेंज ये है कि पावर मैं जब कहूंगा ना वोल्टेज इनटू करंट है, तो मैं V के साथ भी छोटा सा RMS लिखूंगा और करंट के साथ भी छोटा सा RMS लिखूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी भी ये फार्मूला इनकम्प्लीट है। इस फार्मूला में एक और चीज भी है जो अभी मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा और उसकी वजह मैं आपको बाद में बताता हूं। स्टूडेंट्स, वो चीज क्या है? नोट कीजिएगा,
V और I तो आएंगे, लेकिन साथ एक और फैक्टर आएगा जिसे हम कहते हैं कॉज थीटा। स्टूडेंट्स, इसका नाम याद रखिएगा, कॉज थीटा इज नोन एज पावर फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये थीटा क्या है? ये थीटा कहलाता है फेज। अब ये फेज क्या है ये हम लोग डिस्कस करके आए, अभी हम इसको यहां पर देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा पहले रेजिस्टर में, कैपेसिटर में और फिर इंडक्टर में। अब ये रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर के जो केसेस हैं ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो ये आपको पहले आने चाहिए। ये तीनों सर्किट्स आपको आएंगे तो ये आप समझ सकेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि रेजिस्टर का सिंबल जो है वो कुछ ऐसे होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम चाहें तो हम ये जो वोल्टेज का ग्राफ है इसमें एंगल की ये वैल्यूज इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको सिखाया। बिल्कुल इसी तरह से ये जो करंट का ग्राफ है यहां पर भी हम ये एंगल की वैल्यूज इमेजिन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप दोनों ग्राफ को बड़े ही ध्यान से देखें तो इन दोनों ग्राफ में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात जरा देखिए, अगर आप ये वाली लाइन देखें तो इस लाइन के ऊपर वाले ग्राफ का जो एंगल है वो 0 डिग्री आ रहा है, यानी ऊपर वाले ग्राफ का जो फेज है वो 0 डिग्री और नीचे वाले ग्राफ का फेज भी 0 डिग्री है। यानी इस लाइन के ऊपर हम कह सकते हैं दोनों वेव्स का फेजेस का डिफरेंस कितना है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम फेज आ रहा है, तो हम कहेंगे फेज डिफरेंस इज 0। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए यहां से दोनों ग्राफ पर वैल्यूज बढ़ रही हैं, और अगर हम यहां पर एक लाइन बनाए तो आप देखेंगे कि दोनों ग्राफ जो हैं उनका फेज 90 डिग्री है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 0 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप थ्रू आउट कहीं पर भी देख लें इन ग्राफ में तो आपको पता चलेगा कि यहां फेज डिफरेंस 0 है। इसलिए हम कहते हैं कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। कहां पर? हर जगह पर नहीं, ये सिर्फ रेजिस्टर के केस में होगा। तो याद रखिएगा, हम लोग पढ़कर आए कि इन प्योर resistive AC circuit, voltage and current are in phase, are in phase, या दूसरे अल्फाज में फेज डिफरेंस कितना होगा किसी भी पॉइंट पर? कोई फेज डिफरेंस नहीं। जो फेज ऊपर वाली वेव का चल रहा होगा वही फेज नीचे वाली, यानी कि जो फेज वोल्टेज का होगा वही करंट का भी होगा। अगर वोल्टेज में 90 डिग्री है और वो पीक पर है तो करंट में भी 90 डिग्री होगा और वो पीक पर होगा। इस सूरत में हम कहते हैं फेज डिफरेंस 0 डिग्री है। और ये जो एंगल है थीटा, यही तो फेज डिफरेंस है, मैंने आपको बताया। तो हमारे पास ये थीटा आ जाएगा फेज। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि हमारे पास रेजिस्टर के केस में ये थीटा 0 है। तो आइए जरा देखते हैं पावर डिसिपेशन कितनी होगी। स्टूडेंट्स, पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉज थीटा, और थीटा कितना है? 0, और कॉज 0 तो स्टूडेंट्स 1 नहीं होता, कॉस 0 तो 1 होता है। इसकी जगह जब 1 आ जाएगा तो पावर किसके बराबर आएगी? वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस 0 तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब वो जो पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था ना कॉस थीटा के अलावा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, वो फॉर्मूला भी दुरुस्त है, लेकिन वो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि वो स्पेसिफिकली किसके लिए है? वो स्पेसिफिकली रेजिस्टर के केस में है। तो स्टूडेंट्स, रेजिस्टर के केस में पावर डिसिपेशन कितनी होगी? वोल्टेज आरएमएस वैल्यू वाला मल्टीप्लाई बाय करंट आरएमएस वैल्यू। तो ये हमारे पास पावर डिसिपेशन होगी। आपने देखा कॉस थीटा कहां गया? उस फॉर्मूला में तो कॉस थीटा आ रहा है, यहां कहां गया? हम कहेंगे वो कॉस थीटा तो 1 बन गया ना, इसलिए नजर नहीं आ रहा। और कॉस थीटा का दूसरा नाम क्या था? पावर फैक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछे रेजिस्टर के केस में पावर फैक्टर की वैल्यू यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, तो आप कहेंगे 1।
तो पावर फैक्टर रेजिस्टर के केस में 1 होता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारे पास रेजिस्टर का केस। अब जरा इमेजिन करें, हम देखते हैं कि कैपेसिटर के केस में क्या होगा। कैपेसिटर का सिंबल आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से था। अब कैपेसिटर के केस में हम देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों को याद करवाता चलूं। अगर मेरे पास एक एसी सर्किट में एक कैपेसिटर लगा हो, तो फिर हम वोल्टेज और करंट का जब ग्राफ देखते हैं, वोल्टेज तो मैं साइनोसाइडल दे रहा हूं, तो वोल्टेज तो ये कुछ इस तरह से है। लेकिन जब मैंने इससे मिलने वाला जो करंट है उसका ग्राफ देखा, तो वो भी साइनोसाइडल वोल्टेज है। लेकिन स्टूडेंट जब मैंने उनको आपस में करीब रख कर देखा, तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ जो है वो फेज में नजर नहीं आ रहा। बल्कि स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें, यहां एक लाइन ड्रॉ करें, तो आप देखेंगे इस लाइन पर हमारे पास एक ग्राफ जो है उसका एंगल अगर 0 डिग्री है, उसका फेज 0 डिग्री है, तो ऊपर वाला ग्राफ जो है उसका फेज उस वक्त 90 डिग्री है। यानी एक जो है वो इस वक्त 0 पर है तो दूसरा मैक्सिमम पर है। इसे कहते हैं फेज का डिफरेंस कितना हुआ। तो आप कहेंगे एक तरफ 90 है, दूसरी तरफ 0 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 90 का। अच्छा एक और जगह चेक कर लेते हैं, जरा इस जगह पर चेक करें। यहां पर आप देख रहे हैं एक का जो हमारे पास वैल्यू है वो 180 डिग्री है, जबकि दूसरे की वैल्यू उसी पर 90 डिग्री है। इस सूरत में हम क्या कहेंगे कि डिफरेंस कितना हुआ 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। तो थ्रू आउट आप कहीं पर भी देख लें, आपको पता चलेगा कि प्योर कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज और करंट फेज में नहीं होते, बल्कि उनके फेजेस में फर्क होता है, उनमें फेज डिफरेंस होता है। और कितना फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो यहां तो मैंने लिखा था ना इन फेज, यहां मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, यहां मैं लिखूंगा इन प्योर capacitive AC circuit voltage and current has how much phase difference? Has phase difference of 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री का फर्क आ रहा है दोनों में। तो स्टूडेंट्स इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि फेज डिफरेंस यानी कि थीटा कितना है जी 90 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स यही थीटा की वैल्यू अब मैं ऊपर वाले फार्मूला में यहां पर पुट करता हूं। तो आइए जरा देखते हैं पावर डिसिपेशन कितनी होगी। तो P इज इक्वल टू VRMS IRMS मल्टीप्लाई बाय कॉस, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो कॉस 90। और आप लोग जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट्स। तो कॉस 90 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर तो ये सारी चीजें 0 नहीं हो जाएंगी। यहां से हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला, और वो क्या है स्टूडेंट्स, प्योर कैपेसिटर हो तो उसमें पावर डिसिपेशन नहीं होती। तो याद रखिएगा नो पावर डिसिपेशन किसके अंदर, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। और इस वजह से कैपेसिटर को हम एक नाम देते हैं वॉटलेस सर्किट। बड़ा जबरदस्त नाम है ये। क्यों कहते हैं वॉटलेस सर्किट? पावर का यूनिट क्या है, पावर का यूनिट वॉट है, तो ये पावर तो कंज्यूम कर नहीं रहा, तो हम क्या कहेंगे इट इज अ वॉटलेस सर्किट, बगैर पावर यूज किए जाने वाला सर्किट। स्टूडेंट्स हो सकता है आप में से कुछ बच्चे मुझे कहें कि सर हम जब एक कैपेसिटर लेकर आते हैं तो वो कैपेसिटर भी जब हम यूज करते हैं एसी सर्किट्स में तो गर्म हो जाता है, इसका मतलब वो पावर डिसिपेट कर रहा है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो कैपेसिटर है ना ये रियल कैपेसिटर है। रियल कैपेसिटर जो आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं
वो डेफिनेटली किसी ना किसी मटेरियल से तो बने होंगे। जब वो मटेरियल से बने होंगे, उस मटेरियल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी। तो ये कैपेसिटर जो गर्म हो रहे होते हैं, वो कैपेसिटर होने की वजह से नहीं, बल्कि वो कैपेसिटर जिस मटेरियल से बने होते हैं उसके रेजिस्टेंस की वजह से ये गर्म हो रहे होते हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूं, मैं एक थ्योरेटिकल बात करूं, आइडियल बात करूं। आइडियली ये जो कैपेसिटर है, ये वो कैपेसिटर है जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं हो। लेकिन ऐसा कैपेसिटर तो सिर्फ किताबों में ही मिलेगा, क्योंकि जब आप रियल लाइफ में कैपेसिटर बनाने जाएंगे तो कोई ना कोई मटेरियल यूज करेंगे और हर मटेरियल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। तो याद रखिएगा, ये जो कंक्लूजन मैंने निकाला है, इट इज नॉट फॉर ऑल कैपेसिटर्स, इट इज फॉर आइडियल कैपेसिटर, थ्योरेटिकल कैपेसिटर, और वो सिर्फ किताबों में एग्जिस्ट करते हैं, थ्योरी में एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा आइडियल गैस, और आइडियल गैस को पढ़ने के बाद आपने नतीजा क्या निकाला, नो गैस इज आइडियल, बिल्कुल ऐसे यहां पर भी हम कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर कॉस थीटा आ रहा था ना, इधर कॉस थीटा कहां गया, देखिए कॉस 90 हो गया, और 90 कॉस 90 0 होता है। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे पावर फैक्टर का क्या बना, पावर फैक्टर यानी कॉस थीटा का क्या बना, तो आप कहेंगे इस सूरत में तो कॉस 90 था ना, तो कॉस 90 तो 0 हो गया, तो पावर फैक्टर क्या हो गया, पावर फैक्टर 0 हो गया प्योर कैपेसिटर में। आइए स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं कि इंडक्टर के केस में क्या होगा। स्टूडेंट्स, इंडक्टर का सिंबल कुछ ऐसे होता है। अब इंडक्टर के केस में हम देख लेते हैं, मैंने आपको रेजिस्टर के केस में क्या बताया था कि रेजिस्टर के केस में वोल्टेज का ग्राफ कुछ ऐसा और करंट का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और आप देख रहे हैं दोनों ग्राफ बिल्कुल इन फेज हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं इंडक्टर की, तो अगर मैं एसी सर्किट में इंडक्टर लगा दूं तो इस सूरत में जो हमारे पास वोल्टेज का ग्राफ आता है वो तो साइनोसाइडल होता है, लेकिन करंट का ग्राफ जो आता है वो भी साइनोसाइडल ही होता है, जैसे हमेशा से हम देखते आ रहे हैं। मगर ये दोनों वेव्स भी आप देख रहे हैं, ये इन फेज नहीं है, दोनों की पीक्स एक साथ नहीं आ रही जैसे रेजिस्टर के केस में आती थी। तो स्टूडेंट्स, इस सूरत में अगर हम गौर से देखें तो इन ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे इस लाइन के एंड पर एक ग्राफ का 0 डिग्री आ रहा है और दूसरे ग्राफ का 90 डिग्री आ रहा है, यानी इनका फेज डिफरेंस है, और कितना है, 90 माइनस 0 90 डिग्री का। अगर मैं एक और पॉइंट देखूं तो आप देखेंगे वहां पर भी एक तरफ एक वेव का फेज जो है वो 180 डिग्री है और दूसरे का 90 डिग्री है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। इसका मतलब यहां पर भी कैपेसिटर की तरह फेज डिफरेंस है। नाउ स्टूडेंट्स, मैं कह सकता हूं इन प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, अगेन मैं कहूंगा कि वोल्टेज एंड करंट has phase difference of 90 डिग्री। यहां भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूं ऐसे कि थीटा यानी कि फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पावर का फार्मूला अप्लाई करते हैं, देखते हैं पावर कितनी डिसिपेट होगी। तो पावर का फार्मूला जब यहां पर अप्लाई किया मैंने, तो पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाय आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। लेकिन थीटा तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो कॉस 90 अभी हमने पढ़ा 0, तो यहां पर भी स्टूडेंट्स कॉस 90 0 हो जाएगा, तो सारी चीज 0 हो गई, यानी कि वही कंक्लूजन निकला जो कैपेसिटर के केस में लिखा। जिस तरह से प्योर कैपेसिटर के अंदर पावर डिसिपेशन नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास प्योर इंडक्टर के अंदर भी पावर डिसिपेशन नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, यही बात जो मैंने यहां पर लिखी है वही बात एग्जैक्टली मुझे वहां पर भी लिखनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूं, नो पावर डिसिपेशन in pure inductive
सर्किट। कोई पावर डिसिपेशन नहीं होगी। और वही बात, पावर फैक्टर यानी कॉज का आंसर कॉज थीटा का कितना आया 0। तो इस केस में भी पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉज 90 इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि अब हम तीनों को कंपैरिजन करने की स्टेज पर मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहां पावर फैक्टर 1 आया, यानी कि इस केस में मैक्सिमम पावर फैक्टर है। यहां पावर फैक्टर 0 आया, यहां भी पावर फैक्टर 0 आया, यानी इन दोनों केसेस में पावर फैक्टर मिनिमम है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह मैंने आपको बताया इसमें पावर फैक्टर 0 है तो पावर डिसिपेशन 0 होगी। अब जब मैं ये बात कहता हूं तो बच्चे कहते हैं कि सर जब हम एक इंडक्टर को लाकर एसी सर्किट में लगाते हैं तो हमने चेक किया वो इंडक्टर भी कुछ ना कुछ गर्म हो जाता है, तो फिर पावर तो डिसिपेट हो रही है। तो इसका स्टूडेंट्स वही आंसर है। जो इंडक्टर आप लोग यूज कर रहे हैं रियलिटी में वो एक रियल इंडक्टर है, वो किसी ना किसी मटेरियल से तो बना हुआ है, और वो जो मटेरियल है उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी। तो वो जो हीटअप हो रहा है ये इंडक्टर, वो बेसिकली इंडक्टर होने की वजह से नहीं बल्कि उस इंडक्टर के अंदर मौजूद मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से वो एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो मैंने जो ये कंक्लूजन निकाला है ये रियलिटी बेस्ड कंक्लूजन नहीं है, ये थ्योरेटिकल कंक्लूजन है। यानी मैं बात कर रहा हूं आइडियल इंडक्टर की, और आइडियल इंडक्टर जो है यानी कि ऐसा इंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस ना हो, ये तो सिर्फ किताबों में ही मुमकिन है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्योंकि इसमें पावर 0 डिसिपेट हो रही है तो इंडक्टर को भी मैं क्या कह सकता हूं, इट इज अ वॉटलेस सर्किट, अ वॉटलेस सर्किट। स्टूडेंट्स अब एक और बात मैं आपको बताता चलूं, और वो आज की आखिरी बात है। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो से देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि ये एंगल थीटा क्या है, तो जिस तरह से बच्चे जब वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ डी कॉस थीटा। आपसे जब पूछा जाए ये थीटा क्या है तो आप कहते हैं कि सर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है। बिल्कुल इसी तरह से जब आपको इसका पूछा जाए कि पावर वी आई कॉस थीटा है तो ये थीटा क्या है, तो स्टूडेंट्स बच्चे कहेंगे कि सर ये वोल्टेज और करंट के दरमियान एंगल होगा। अच्छा हकीकत में ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा वहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जबकि वोल्टेज और करंट वेक्टर क्वांटिटीज तो नहीं है, इनकी डायरेक्शन तो नहीं होती। हम लोगों ने चैप्टर 12 में पढ़ा कि वोल्टेज या जो पोटेंशियल होता है वो तो स्केलर क्वांटिटी और करंट भी स्केलर क्वांटिटी है। तो फिर ये एंगल क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये ऐसा कोई एंगल नहीं जो वोल्टेज और करंट के दरमियान में बन रहा हो। मैंने बताया ये कोई फिजिकल एंगल नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन करने के लिए समटाइम्स वोल्टेज और करंट को इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, दरमियान में एंगल थीटा बना देते हैं। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है, हम उनको फेजर्स की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। फेजर्स क्या है, ये आप लोगों के कोर्स से बाहर की चीज है। बस मैं आपको बताता चलूं कि ये हम लोग सिर्फ अपना काम आसान करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे वोल्टेज और करंट कैसी क्वांटिटी है तो आप बताएंगे कि वो स्केलर क्वांटिटीज हैं। ये जो एंगल थीटा है ये वोल्टेज और करंट के दरमियान कोई एंगल नहीं है, ये वोल्टेज और करंट के ग्राफ में जो फेज डिफरेंस है उसको हम थीटा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पावर डिसिपेशन की समझ में आई होगी। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।